गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज हम सभी चर्चा करेंगे असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। बच्चों, भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह चलाया गया था वह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। यानी जो रॉलेट सत्याग्रह था वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, और महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि पूरे भारत में इससे भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा हो, लेकिन उनका यह मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। यानी जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं आ जाते तब तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि ये खिलाफत का मुद्दा क्या है। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था, जो कि दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। एक में थी दूरी राष्ट्र और दूसरे में थे मित्र राष्ट्र। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, और ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए, और संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, यानी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेज़ों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें और साथ ही उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। यानी इस कारण क्या हुआ कि जो भारतीय मुसलमान थे वे ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे, और ऐसे मौक़ों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। यानी महात्मा गांधी तो ऐसा मौका ही चाहते थे कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाया जा सके, और उनको यह मुद्दा मिला। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। किस कमेटी का अधिवेशन हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का। कब और कहाँ? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में, और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में देश के तत्कालीन प्रमुख नेताओं को
इस बात पर सहमत कर लिया कि कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करे तथा भारत में स्वराज हेतु एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो बच्चों, ये था खिलाफत आंदोलन। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। किसके बारे में? असहयोग आंदोलन के बारे में। बच्चों, महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हिंद स्वराज। यानी महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। यानी अगर भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है तो वह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, यानी ब्रिटिश शासन का सहयोग ना करें, तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। बच्चों, गांधी जी का विचार था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। यानी जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन मतलब अहिंसात्मक ढंग से ब्रिटिश शासन का सहयोग ना करना, यही असहयोग आंदोलन का अर्थ है। तो बच्चों, गांधी जी का यह मानना था कि जो असहयोग आंदोलन है वह चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़े। इसके प्रथम चरण में लोगों को पदवियां मतलब उपाधियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए। यानी जो उपाधियां या पदवियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें दी गई हैं वह सरकार को वापस कर दिया जाए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। यानी जो सरकारी नौकरियों में हैं वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें। जो छात्र हैं वह स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दें तथा जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका परित्याग कर दिया जाए। बच्चों, यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ कर दिया जाए। गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग आंदोलन हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। कांग्रेस के ही बहुत से लोग इन प्रस्तावों को शक की नज़र से देखते थे। साथ ही ये लोग नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लेने में हिचकिचाहट का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण में विधायी परिषदों का भी त्याग कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 ईस्वी में। और बच्चों, जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न समूहों ने भाग लिया, किंतु इस आंदोलन में शामिल समूहों की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थीं। आंदोलन में शामिल सभी समूहों, वर्गों एवं समुदायों ने स्वराज का आह्वान तो किया, किंतु स्वराज से उनका आशय भिन्न भिन्न था। इस आंदोलन का आरंभ नगरीय मध्यम वर्ग की सहभागिता से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। विद्यालय हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया।
मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में लोगों ने परिषदीय चुनावों का बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ ही रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे, जैसे खादी का कपड़ा मेलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उन्हें खरीद नहीं सकते थे। वे मेलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखने लगे। बच्चों, आगे की क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के अन्य चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों।